Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। क्या दिख रहा है हमारा जो चैप्टर 6 है, सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। चैप्टर 6 के एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चंस हम करेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि ये लोग हमें पढ़ाना लिखाना चाह रहे थे, ये हमें कैसी शिक्षा देनी चाह रहे थे, इनकी जैसी, क्योंकि इनको लगता था कि हमारी जो शिक्षा दीक्षा है, जो हमारी जैसी एजुकेशन हमारी है, वो सिविलाइज टाइप की नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं है ना, कुछ काम का नहीं, जो हमारे कुछ काम नहीं आएगा। तो इन्हें लगता था कि यूरोपियन इनको कल्चर सिखाओ, है ना, इंग्लिश में इनको पढ़ाओ, मीडियम पढ़ाई का इंग्लिश होना चाहिए, है ना, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने ये सब तो देखा ही था, साथ में स्कूल्स की कंडीशन भी देखी थी कि कैसी थी, तो स्कूल्स इन्होंने सेटअप करे। और क्या देखा कि इसके अगेंस्ट जैसे गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर, इनके अपने व्यूज थे पढ़ाई को लेकर, है ना, बच्चों की पढ़ाई को लेकर कि कैसी पढ़ाई होनी चाहिए, क्या सिलेबस, कैसा सब्जेक्ट, मतलब क्या चीज़ें होनी चाहिए। पढ़ाई ऐसी हो जो आपके दिमाग को खोले, नयन चक्षु को बोलते हैं ना, ज्ञान चक्षुओं को खोले, है ना कि आपको दास बना दे अंग्रेजी शिक्षा का। तो ये सब हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था। नाउ जो चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जैसे पेज नंबर 69 का फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पहले आप क्या कर दो, लाइक शेयर कर दो, है ना, जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इमेजिन यू आर लिविंग इन द 1850s, यू हियर ऑफ वुड्स डिस्पैच, राइट अबाउट योर रिएक्शन। आपको इमेजिन करना है कि आप 1850 के दौरान आप हैं, उस टाइमलाइन पे आप जी रहे हैं, आप हैं, प्रेजेंट हैं। आपने किसके बारे में सुना, वुड्स डिस्पैच के बारे में आपने सुना। ठीक है, राइट अबाउट योर रिएक्शन। अब आपने सुना, ठीक है, अच्छी बात है, सुना है, कान है तो सुनोगे ही, अवॉइड तो करोगे नहीं, इग्नोर तो करोगे नहीं। सुनने के बाद अगर आपने जो भी इनके बारे में सुना या जैसे इनके बारे में सुना, तो आप क्या रिएक्ट करोगे, कैसा आपका रिएक्शन रहेगा। तो कैसा रिएक्शन रहेगा यही आपको इमेजिन करके लिखना है ना। करो इमेजिन, कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी क्या इमेजिन करोगे आप, क्या क्या लिखना चाहोगे वुड्स डिस्पैच के बारे में सुन के। क्या आपके पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे या नेगेटिव कुछ लिखना चाहोगे, या अप्रिशिएट करना चाहोगे, या क्या। चलो देखते हैं। I would strongly criticize the Woods dispatch, especially on the following issue. मैं क्या करूंगी, स्ट्रांगली इनको क्रिटिसाइज करूंगी, इनकी आलोचना करूंगी, है ना, जैसे भी इनके व्यूज रहे वुड्स डिस्पैच के, उसके अगेंस्ट में बोलूंगी, क्रिटिसाइज करूंगी। ठीक है, It mentioned the practical benefits of a system of European learning as opposed to Oriental knowledge. अब पर मैं इनको क्रिटिसाइज करूंगी तो क्यों, रीजन क्या है, पीछे का कारण क्या है। तो कारण ये है कि इट मेंशन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग, क्योंकि इनका कहना था कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो ही सिस्टम हम यहाँ के इंडियन लोगों को सिखाएंगे, वैसे ही प्रैक्टिकल यूरोपियन नॉलेज हम इन्हें देंगे एज अपोज टू ओरिएंटल नॉलेज। इन्होंने ओरिएंटल नॉलेज को क्या करा, उसका अपोज करा। ओरिएंटलिस्ट कौन थे, वो लोग थे जो हमारे वेद वगैरह, हमारी स्पिरिचुअल किताबों को, हमारी लॉज, हमारी चीज़ों को रीड करके सब कुछ जान रहे थे। उनका ये कहना था कि इंडियन लोगों को इन्हीं की चीज़ों से, वेदों से, इनकी किताबों से ही सिखाते, चाहे इंडियंस की बात करें चाहे मुस्लिम्स की बात करें, है ना, इन्हीं की लैंग्वेज से, इन्हीं की भाषा से, इन्हीं का जो तौर तरीका है, इन्हीं का कल्चर है, इसी से हम इन्हें पढ़ाते हैं। तो ऐसा ये लोग कहते थे, लेकिन उसका अपोज कौन करते थे, ये लोग, जैसे हमने वुड्स डिस्पैच का देख रहे हैं, अपोज करते थे। ये कहते कि नहीं, इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, इनकी जो शास्त्र है, इनके जो लॉज हैं, वो किसी काम के नहीं है, इन्हें हमारा नॉलेज दो, यूरोपियन नॉलेज दो, है ना, जो कि प्रैक्टिकल है, जिसमें कुछ करने लायक है, अदरवाइज इनकी चीजें अच्छी नहीं है। तो सही बात है, मैं क्रिटिसाइज करूंगी, एक रीजन ये है। सेकेंड, आई वुड रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू इट्स आर्ग्यूमेंट दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। अब मैं क्या करूंगी, इसके लिए भी रिएक्शन दूंगी, है ना। जो ये चीज हुई थी कि इन्होंने क्या कह दिया था कि यूरोपियन लर्निंग, वुड्स डिस्पैच की हम बात करें तो इनका कहना था वुड्स की कि यूरोपियन लर्निंग ज्यादा अच्छी है। क्यों,
क्योंकि हमारे अंदर क्या है, मोरालिटी है ना। इंडियन लोगों के अंदर मोरालिटी उनकी पढ़ाई से नहीं आएगी। अगर इनको मोरल वैल्यू सिखानी, मोरल वैल्यू कैसी कि अपने लोगों की सुनो, है ना, अपने मतलब लीडर की सुनो, अपने मालिक की सुनो, ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, मतलब बेसिकली गुलाम जैसा, कि इसको वो मॉरल मान रहे थे कि ऐसा रहेंगे तो अच्छा है। ठीक है, तो इस चीज को मैं अपोज करूंगी, ऑब्वियसली क्रिटिसाइज करूंगी। आई वुड ऑल्सो अपोज इट्स व्यूज दैट द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ ग्रेव एरर्स एंड कुड नॉट इंस्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड अ कमिटमेंट टू वर्क। इवन इन्होंने ये भी कहा था, वुड ने, कि भाई जो ये जो इनकी जो किताबें हैं, इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, बेसिकली इनकी जो लिटरेचर है, ईस्ट किसके लिए बोल रहे हैं, इंडिया के लिए बोल रहे हैं। अगर आप जो है ग्लोब देखोगे, मैप देखोगे पूरा वर्ल्ड का, तो आपको क्या दिखेगा, यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इंडिया के मतलब एशिया के वेस्ट में दिखेगा। तो हम क्या बोलते हैं इन लोग को, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न पीपल, वेस्ट बोलते हैं। तो जब हम इन्हें वेस्ट बोल रहे हैं तो हम इनके ईस्ट साइड है, तो ये हमें ईस्ट का बोल रहे हैं। तो इनका ये कहना था, ये जो लिटरेचर है ईस्ट के, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे परेशानियां, एरर्स हैं, जो कि किसी भी काम की नहीं है इन लोगों के लिए। तो इनको हमारी चीजें सिखाओ, हमारी मोरालिटी सिखाओ, है ना। इनकी चीजें कैसी हैं, इसमें कुछ भी ऐसा सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, कमिटमेंट ऑफ वर्क नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो एक लॉयल ईमानदार वर्कर के पास, एम्प्लॉय के पास होना चाहिए, है ना। तो ये हमें कैसा बनाना चाह रहे थे, ऑनेस्ट बनाना चाह रहे थे, लॉयल बनाना चाह रहे थे। ठीक है, अपने काम के प्रति जो है कमिटमेंट, अपने वर्क के प्रति कमिटमेंट रहे, कमिटेड रहे, ऐसा बनाना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनको लगता था कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हमारे जो लिटरेचर है, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मोरल वैल्यूज नहीं है, कुछ भी अच्छा सीखने को नहीं है, कुछ भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो सही बात है, जब ये हमारे बारे में इतना गलत सलत इनके विचार थे कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी हम करा ही नहीं सकते, सिखा ही नहीं सकते, हमारा कुछ भी काम का ही नहीं लिटरेचर वगैरह हमारे इंडियन, तो सही बात है, इन कुछ रीजंस के कारण मैं जो अगर वुड्स डिस्पैच के बारे में सुनूंगी तो मैं तो क्रिटिसाइज करूंगी ही ना। रीजन क्या दूंगी, यही सब रीजन दूंगी कि इन्होंने ऐसा ऐसा इनका कहना है। तो सही बात है, जबकि ऐसा तो है ही नहीं, किस बेसिस पे आप ऐसा कह सकते हो। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, पेज नंबर 72 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। इमेजिन यू वर born in a poor family in the 1850s. How would you have responded to the coming of the new system of government regulated पाठशालास? आप ये इमेजिन करो कि आप एक गरीब परिवार से हो, 1850s के टाइम का ही आप इमेजिन कर लो, गरीब फैमिली से हो। आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे जैसे ही आपको पता चलेगा कि अरे सरकार की तरफ से, जो ब्रिटिश सरकार चल रही थी उनका, तो उनकी तरफ से भाई एक नया मतलब रूल आया है ना, नया सिस्टम आया है पाठशालास के लिए। क्योंकि पहले की पाठशालास कैसी होती थी, हमने देखा था कि गुरु अपने घर में पढ़ा रहे हैं, या पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं, या किसी साइड में सड़क के किनारे पे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बैठने के लिए ऐसे बेंचेस नहीं है, कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, ऐसा कुछ भी स्ट्रिक्ट नहीं था। जैसे आज हम जाते हैं ना, प्रॉपर स्कूल का टाइम है, छुट्टी होती है, लंच प्रॉपर टाइम होता है, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाते हो, है ना, सब्जेक्ट होता है, सिलेबस होता है, एग्जाम्स आपके प्रॉपर होते हैं, है ना। तो पहले ऐसा नहीं था। तो इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ने चेंजेस करे थे। तो अब आप सोचो, आप उस जमाने के हो और अचानक से आपको पता चलता है कि इस तरीके के बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो किस तरीके से आप इन चीजों को लेके रिस्पॉन्ड करोगे, बताओ। क्या आपका रिस्पॉन्स रहेगा, कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, वो आपको बताना है। सोचिए क्या आता है आपके माइंड में कि अचानक से बदलाव हो गया पाठशाला में। ठीक है, चलो। I would not have felt good being born in a poor family. I would have to supplement our family income. देखो, मैं पहले लिख लिया, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि पुअर फैमिली से हो, गरीब परिवार से हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा फील नहीं होगा जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है ना। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे चेंजेस हुए हैं, तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, मुझे बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं गरीब परिवार से हूँ और मुझे अपने परिवार को भाई पालने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कमाना पड़ता है। In the earlier system, children from poor peasant families had been able to go to पाठशाला since the timetable was flexible. अगर आप सोच रहे हो कि ये समझ में नहीं आया, ये सेंस हमें समझ में नहीं आया कि इससे इसका क्या रिलेशन, तो आपको याद होगा कि अभी मैंने बताया ना कि पहले कुछ भी ऐसा स्ट्रिक्ट रूल नहीं था, बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम चलता था। मतलब बच्चे क्या करते थे, स्कूल चले जाते थे, और स्कूल जब नहीं जाते थे जब वो किसानी करते थे। क्यों? क्योंकि गरीब परिवार से थे, अपने माता पिता की मदद करते थे खेती बाड़ी में, है ना, खेतों में काम करते थे। तो उस दौरान वो स्कूल नहीं आते थे, तो उस टाइम पे स्कूल भी बंद रहते थे, है ना। तो इनको ये फायदा मिल जाता था कि भाई इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आप कहीं कुछ काम भी करना चाह रहे हो, घर भी संभालना चाह रहे हो, और आपको पता है मेरे ऑफिस में तो फ्लेक्सिबिलिटी यार, है ना,
कि देखो मुझे घर भी जाना है, मैं घर का भी काम कर लेता हूँ, इतने टाइम में घर पे भी रह लेता हूँ और मैं उस टाइम पे ऑफिस भी चले जाता हूँ। अब मानो कोई स्ट्रिक्ट टाइम हो गया कि नहीं नहीं आपका ऑफिस का टाइम ये रहेगा, आप घर जा ही नहीं सकते, उसके बाद जो करना है करो, लेकिन स्ट्रिक्ट टाइम ये है, तो आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी कि अरे यार ये तो पहले तो मैं घर में भी जा पाता था, घर में मदद कर पाता था, घर के काम हो जाते थे, फिर स्कूल भी चले जाता था, मतलब ऑफिस भी चले जाता था, अब बहुत दिक्कत है, अब घर नहीं संभाल पा रहा हूँ और ऑफिस तो ज़रूरी है भाई कमाने के लिए। तो ऐसे ही पहले के जो बच्चे थे ऐसे थे कि बेचारे स्कूल नहीं जाते थे, तो उस टाइम पे वो खेती वगैरह में काम करते थे, अपने माता पिता की मदद करते थे, क्योंकि गरीब फैमिली से थे, तो माता पिता ऐसा तो है नहीं कि लेबर रख लेंगे, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है, और फिर बाद में स्कूल भी चले जाते थे, तो उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये फ़ायदा था। कब? जब रूल चेंज नहीं हुए थे। लेकिन द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। पहले तो क्या है, कभी स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे, पढ़ाई भी हो जा रही है, घर के काम भी हो जा रहे हैं, खेती बाड़ी भी हो जा रही है। लेकिन अब क्या मांगता है स्कूल, अब जो नया सिस्टम बना उसमें रेगुलर अटेंडेंस की बात होने लगी कि नहीं रोज आपको अटेंड करना ही है। इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स। अब जब हार्वेस्ट सीजन रहता है, जब फसलों की कटाई का टाइम रहता है, उस टाइम पे इन लोगों को बहुत काम रहता है। अब बेचारे बच्चे अपनी फैमिलीज में मदद करवाएंगे, स्कूल जाएंगे, लेकिन उनको क्या मांगा जाता था, भाई अटेंडेंस तो पूरी होनी चाहिए, है ना, दिक्कत हो जाएगी। तो पहले तो ऐसा था कि फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हार्वेस्ट टाइम में स्कूल बंद है, बाद में जब हो जाएगा ठीक तब स्कूल जाने लगेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी थी। अब नहीं है, तो अब बेचारे क्या दिक्कत हो जाती थी, हार्वेस्ट टाइम में अपने परिवार वालों को मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि रेगुलर इनको जो है अटेंडेंस का रहता था। Inability to attend school came to be seen as indiscipline, so I would have felt difficult to attend school. अब मुझे अपने परिवार की भी चिंता है, और अगर मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, अपने घर में काम करा रहा हूँ, तो यानी रेगुलर अटेंडेंस नहीं, यानी मुझ में डिसिप्लिन नहीं, इनडिसिप्लिन है। अब इनडिसिप्लिन है यानी मुझे पनिशमेंट भी मिल सकती है ना, मुझे डांटा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है, ऐसे ही तो होगा कि पहले आपको अच्छा था, आना जाने में इजी था, फ्लेक्सिबिलिटी थी, आप घर में भी संभाल लो, स्कूल भी कर लो, लेकिन अब ऐसा है कि नहीं, स्कूल में प्रॉपर अटेंडेंस होनी चाहिए, चाहे आप घर में कितना भी काम पड़ा हो, हमें मतलब नहीं है। और अगर आप अटेंडेंस नहीं कंप्लीट करोगे, नहीं रेगुलरली आओगे, तो आपको इनडिसिप्लिन स्टूडेंट माना जाएगा, जो कि भाई अच्छा लगेगा नहीं, है ना, ऐसे ही फील होगा। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, पेज नंबर 72 का क्वेश्चन है, डिड यू नो दैट about 50% of the children going to primary school drop out of school by the time they are 13 or 14? Can you think of the various possible reasons for this fact? आपको पता है कि लगभग 50% जो बच्चे हैं, है ना, जो प्राइमरी स्कूल जाते हैं वो छोड़ देते हैं स्कूल, है ना, लगभग 13 और 14 साल में, मतलब स्कूल तो जाते हैं, प्राइमरी क्लासेस तक जाते रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 13 और 14 की एज में आते तक वो स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल ही नहीं जाते। कैन यू थिंक ऑफ द वेरियस पॉसिबल रीजंस फॉर दिस फैक्ट? ऐसा क्या रीज़न है कि जितने बड़ी तादाद में, इतने हाई परसेंटेज पे, लगभग 50% हम कह रहे हैं बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं 13 और 14 की एज में, इतनी कम उम्र में, क्या रीज़न होगा, क्यों कोई पढ़ाई बीच में छोड़ेगा? पढ़ाई बीच में छोड़ना एक बहुत बड़ा मैटर होता है। चलो एक दिन स्कूल नहीं आना, एक महीने स्कूल नहीं आना, बात और है, आपने हो गया कि पढ़ाई छोड़ रहे, स्कूल ही नहीं जा रहे, तो कुछ तो बात होगी। तो वही हमें बताना है कि क्या लगता है आपको कि क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे कि जो ऐसा करना पड़ता होगा। चलो देखते हैं। Yes, I do know that about 50% of the children going to primary school drop out of school by the time they are 13 और 14. हाँ, मैंने सुना है, मुझे पता है कि लगभग 50%, 50% जो बच्चे हैं 13 और 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं। This has the following reasons. भाई ये कुछ कारण हो सकते हैं। About 1/3 of our population still living under the poverty line, so the children of these families have to supplement their family income. अब लगभग हम बोलते हैं कि 1/3 जो हमारी पॉपुलेशन का हिस्सा है, हमारी जो जनता है, जनता के लोग हैं 1/3, वो कैसे रह रहे हैं, बहुत ही गरीबी हालात में रह रहे हैं, है ना, गरीबी कंडीशंस में रह रहे हैं, गरीब कंडीशंस में रह रहे हैं, पोवर्टी है, गरीबी है। ठीक है, अब वैसे ही गरीब है तो कहाँ से माँ बाप स्कूल भेजेंगे, कहाँ से फीस वगैरह देंगे, है ना। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई क्या ही करेंगे पढ़ के, इससे अच्छा छोटा मोटा कहीं काम कर लो, किसी टपरी पे, किसी दुकान पे, किसी घर पे काम कर लिया, कुछ भी मतलब काम कर लो तो पैसा कमाएंगे तो घर चलाएंगे। तो बेचारों क्या करेंगे, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। अब बाहर काम करेंगे, स्कूल थोड़ी जा पाएंगे, मैनेज थोड़ी कर पाएंगे, पढ़ाई का बोझ लेके क्या जिएंगे, तो बेचारे पढ़ाई छोड़ देते। क्यों? गरीब परिवार से होते हैं, तो गरीब परिवार के होंगे तो क्या ही पढ़ पाएंगे, वो घरों में वो जा जाके अपने माता पिता का हाथ बटाते हैं, कहीं बाहर काम धंधा ढूंढते हैं, कमाते हैं, है ना, घर चलाते हैं। कितनी कमाई होती होगी, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, इतने ज्यादा गरीब होते हैं।
मैनी इलिटरेट पेरेंट्स डू नॉट गिव प्रॉपर इंपॉर्टेंस टू द एजुकेशन। और बहुत से जो ऐसे माँ बाप होते हैं जो खुद अनपढ़ होते हैं, तो उन्हें पढ़ाई की इतनी ज़्यादा महत्व नहीं होती। उन्हें ये लगता है कि भाई हम भी तो जी रहे हैं, हम कौन सा पढ़े लिखे, हमें तो एक ABCD कुछ भी नहीं आता, आबा सादा क्या होता है कुछ भी नहीं पता, हम भी तो जी रहे। तो उनको एजुकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। ऐसे होता है ना कि जिसने वो चीज़ नहीं देखी होती, नहीं करी होती है, तो उसको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस पता नहीं होती, तो दूसरों को भी बोलता है कि तुमको क्या इतना ये करना है, क्या इसमें इतना जो है तुम्हें इंटरेस्ट है, या क्यों इतना इंपॉर्टेंट लगता है। तो आप यही बोलोगे ना कि भाई तुमने कभी किया नहीं तो तुम्हें कहाँ से पता। तो ऐसे माँ बाप हैं जो इलिटरेट रहते हैं, खुद ही बेचारे अनपढ़ हैं, तो उनको एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं इतना कि क्या काम आएगी ये शिक्षा, कितनी पावरफुल होती है एजुकेशन, उन्हें क्या पता। There is the unavailability of a school in remote rural areas. The children of these areas are unable to study further. अगर हम बात करें रूरल एरियाज की बात करें, है ना, ऐसे जो गांव वाले इलाकों की बात करें स्पेशली, तो वहाँ पे स्कूल इतने होते ही नहीं है, स्कूल ही नहीं बने होंगे, स्कूल ही अवेलेबल नहीं होंगे आगे अच्छे बड़े मतलब बड़ी क्लासेस तक या कुछ भी, तो कहाँ से वो आगे पढ़ेंगे, कहाँ वो आगे पढ़ने जाएंगे, शहरों में जाएंगे क्या, वैसे गरीब रहेंगे बेचारे, तो क्या शहरों में पढ़ने जाएंगे घर छोड़ छोड़ के, है ना। और जो जा सकते हैं वो तो जाते ही हैं, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, प्रॉपर जो कह सकते हैं अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती स्कूल की, तो एक रीज़न ये भी है। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जो बच्चे कम उम्र में, जैसे 13 से 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ देते हैं। गरीबी का रीज़न कि परिवार पालना है, काम करना है, ठीक है, माँ बाप पढ़े नहीं लिखे होते तो उनके लिए एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट उन्हें लगती नहीं है कि बच्चों को भी क्या पढ़ाना। फिर क्या देखा, स्कूल ही इतने अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ से वो आगे पढ़ाई करेंगे जब स्कूल ही नहीं है उनकी जगहों पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन फर्स्ट लेट्स इमेजिन का है, आपके पेज नंबर 76 का है। इमेजिन यू वर विटनेस to a debate between Mahatma Gandhi and Macaulay on English education. Write a page on the dialogue you heard. अच्छा, आप ये सोचो कि एक तरीके का डिबेट हो रहा है ना, वाद विवाद, जिसमें एक बात करते हैं, दूसरा फिर उसके अगेंस्ट कुछ बोलता है, फिर जो है दूसरा उसके अगेंस्ट बात रखेगा, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते, डिबेट होता है। तो आपको इमेजिन करना है कि आप ये समझो गांधी जी और मैक्यूले के बीच में डिबेट हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, आप वहां बैठ के विटनेस कर रहे हो, देख रहे हो कि भाई देखो क्या क्या बातें हो रही हैं, है ना, वो भी किससे रिलेटेड, इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड। इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या डिस्कशन हो रहा है। राइट अ पेज ऑन द डायलॉग यू हर्ड। आपको लिखना है इसके बारे में, जो भी डायलॉग्स, जो भी चीज़ें आप सुनते हो इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, पेज राइट करना है। क्लियर, तो चलते हैं, लिखते हैं कि मानो गांधी जी और मैक्यूले इंग्लिश एजुकेशन पर वाद विवाद कर रहे हैं, देखो क्या बोलते हैं, देखते हैं। I have heard the following dialogue between Mahatma Gandhi and Thomas Babington Macaulay on English education. क्या हो सकता है, क्योंकि देखो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चले तो गांधी जी का इंग्लिश शिक्षा को लेकर कैसा कहना था वो हमने देखा, उनके हिसाब से तो हम खुद को क्या फील करने लग गए थे, इन्फीरियर। हम क्या दे रहे थे, इनके कल्चर, इनकी एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके कारण हमारी सोच कैसी होती जा रही थी, हम खुद को कम समझ रहे थे, है ना, जो कि गलत है, जो कि पाप है ना। और थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले का तो फिर कहना था कि इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होगा वो हमें बताना है। जैसे गांधी, In fact, English education has enslaved us. There is poison in this education. It is sinful. It enslaved Indians. जैसे गांधी जी कह रहे हैं कि भाई जो इंग्लिश एजुकेशन है उसने हमें क्या बना लिया, उसने हमें गुलाम बना लिया है ना, उसने हमें गुलाम बना के रख दिया है। इनकी एजुकेशन में, शिक्षा में क्या जहर है, जो कि हमारे लिए, अगर हम सोच रहे हैं कि हमें इनकी जो है शिक्षा के हम गुलाम बन गए अंग्रेजी शिक्षा के, तो यानी तो हम पाप कर रहे हैं, हम इनकी चीज़ों को अच्छा समझ रहे हैं, इनकी चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं, यानी हम अपनी चीज़ों को कम समझ रहे हैं, इन्फीरियर समझ रहे हैं, यानी एक बहुत बड़ा पाप है, यानी हम गुलाम बन गए। किसी की अगर हम बहुत तारीफ करते, जो कि हमें पता है, जो कि बाकी लोग गलत मान रहे हैं, लेकिन हम उसकी बहुत तारीफ करें तो हमें क्या बोलेंगे, अरे तो गुलाम बन गया उसका, यही निकलता है। मैक्यूले, Mr. Gandhi, India is an uncivilized country that needs to be civilized. This is possible only through English education. अब मैक्यूले कहेंगे कि देखिए मिस्टर गांधी, तुमको लगता है कि जो तुम्हारी एजुकेशन है वो सही नहीं है ना, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हमारी जो एजुकेशन है इसी तरीके से तुम लोग सिविलाइज बन पाओगे। ऐसे ही बोलेंगे वो कि हमारी एजुकेशन क्या करेगी, आपको सिविलाइज बनाएगी, है ना, एक सही नागरिक बनाएगी, क्योंकि हमारे एजुकेशन में भाई प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना, दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें, ये थियोरटिकल, ये लिटरेचर, ये सब सीख के क्या करेंगे, है ना। तो उनके हिसाब से अगर हमें सिविलाइज बनना है, कल्चर्ड बनना है ना, मैनर सीखने, मोरल वैल्यू सीखनी है, तो वो इंग्लिश एजुकेशन ही सिखा पाएगी, ऐसा मैक्यूले कह रहे। क्या कर सकते हैं भाई, अपने अपने विचार। गांधी जी कह रहे इट इज़ बेसलेस। हाउ डू यू से इट, ये कैसे बेसलेस, बेतुकी बातें कर रहे हो तुम, ऐसा कह कैसे सकते हो कि हमारी जो हमारी इंग्लिश एजुकेशन है हमको जो है सिविलाइज बना देगी, इसका ये क्या बात हुई,
Macaulay, no branch of Eastern knowledge can be compared to what England has produced. A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia. हमने देखा था इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है ईस्टर्न नॉलेज की। ईस्टर्न नॉलेज यानी हमारे लिए कह रहे हैं, मैंने बताया ना, जैसे हम इन्हें बोलते हैं ना वेस्ट, क्योंकि मैप में देखें तो यूरोप वेस्ट में है एशिया के, यानी जो इंग्लैंड है वेस्ट में एशिया के, इंडिया के, और इंग्लैंड के लोग या यूरोप के लोग हमें क्या बोलते हैं, ईस्ट वाले, क्योंकि हम इनके ईस्ट में है, ईस्ट साइड है ना। तो ये हमारे लिए कह रहे हैं मैक्यूले कि देख लो, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, बेसलेस जो आपको बातें लग रही ना, मैं इसका प्रूफ देता हूँ, मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप लोगों की ब्रांचेस है, जो भी लिटरेचर है, किताबें हैं, वो हमारे नॉलेज के बराबर में कुछ भी नहीं है। कोई भी एक ब्रांच हमारी बराबरी कर ही नहीं सकती, है ना। जो हमने प्रोड्यूस किया है, जो इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया, इंग्लैंड ने बनाया है, उसकी बराबरी आपकी कोई भी ब्रांच नहीं कर सकती, ऐसा मैक्यूले कह रहे हैं। A single shelf of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia. इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे, है ना, कि जो हमारी लाइब्रेरी है ना, उसकी सिंगल जो शेल्फ की अगर मैं बात करूं, वो उसको मिला के, मतलब उतनी सी एक मैं शेल्फ की बात कर रहा हूं, उसको भी नहीं, उसके भी ज्यादा, उसके भी बराबर, मतलब आपकी जो लिटरेचर है, चाहे इंडिया की बोले चाहे अरेबिया की बोले, क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स का था, चाहे हम इंडिया की बोले चाहे अरेबिया की बोले, आपकी नेटिव लिटरेचर, जो आपकी किताबें हैं, है ना, साहित्य हैं, वो हमारी एक सिंगल लाइब्रेरी की, मतलब सिंगल शेल्फ जो लाइब्रेरी की, उसके बराबर भी नहीं। मतलब अब बता लो, इतना बड़ा कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपके टोटल जो लिटरेचर हम मिला ले, चाहे इंडिया की अरेबिया की, ये दोनों मिलाकर भी हमारी एक लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ है उसके बराबर भी नहीं पहुंच पा रहे। यानी हम कितने बड़े हैं, मतलब हमारे पास कितना नॉलेज है, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा डिफरेंस ही बता रहे हैं, ठीक है। गांधी जी कहेंगे अब, India has a very rich culture, while English education has created a sense of inferiority in the minds of Indians. It makes them see Western civilization as superior and has destroyed the pride they had in their own culture. I want an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत रिच कल्चर है, नो डाउट, बहुत डाइवर्सिटी, बहुत अपना अच्छा कल्चर है। अगर हम बात करें इंग्लिश एजुकेशन की, तो इसने क्या कर दिया है, इसने इंडियंस के दिमाग में क्या भर दिया, इन्फीरियरिटी भर दी है। ये लोग खुद को कम आंकने लगे, कम समझने लग गए हैं, है ना। इन्हें लगता है कि हम इनके बहुत पीछे, इनसे बहुत कम है। It makes them see Western civilization as superior and has destroyed the pride they had in their own culture. जिसके चलते इन्होंने वेस्टर्न कल्चर को एक सुपीरियर चीज मान ली कि भाई ये बहुत ही अच्छा है। अब जब उसको अच्छा मान रहे हैं तो इसके कारण हमारी खुद की कल्चर को, अपनी खुद की चीजों को जो बहुत अच्छी, उसको कम आंक रहे हैं, ठीक है। रीजन क्या है, इंग्लिश एजुकेशन। I want an education that could help Indians recover their sense of dignity and self-respect. मैं ऐसी शिक्षा चाहता हूँ जिसके कारण जो हमारे इंडियन लोग हैं उनके अंदर कुछ गरिमा आए, है ना, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट आए, आत्मसम्मान की भावना जगे, कुछ उनके अंदर सेंस जगे चीज़ों को समझने की, है ना। क्योंकि ये लोग तो वही गुलाम बन बैठे हैं आपकी शिक्षा के, इंग्लिश एजुकेशन के। ये लोग तो आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं और इसके चलते अपनी चीज़ों को बहुत कम आंक रहे हैं, जो कि गलत है। तो शिक्षा ऐसी हो जो ज्ञान चक्षुओं को खोले, जो सेल्फ रिस्पेक्ट जगाए, जो डिग्निटी जगाए, ठीक है, ऐसा गांधी जी का कहना है। Macaulay, British government should stop wasting public money in promoting Oriental learning because it has no practical use. देखो, ओरिएंटलिस्ट जो थे वो हमारी ही लैंग्वेज को बढ़ावा दे रहे थे। मतलब उनको लगता था कि इंडिया के लोगों को अगर पढ़ाना लिखाना है तो इनको इन्हीं की भाषाओं से सिखाओ, है ना, इनकी जो भी लैंग्वेज ये बोल रहे हैं, जो भी इनके साहित्य है। तो बेसिकली हमारी चीज़ों को ये पसंद आया था, इनको अच्छा लगा था, हमारे वेद, हमारे लिटरेचर वगैरह, लीगल टेक्स्ट। लेकिन जो बात के थे वो इन्हें मैक्यूले वगैरह इनको क्रिटिसाइज करते थे। तो मैक्यूले का कहना है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जो पब्लिक मनी है ना, ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने में नहीं वेस्ट करनी चाहिए। ओरिएंटल लर्निंग मतलब जो हमारी भाषाओं से सिखाया जा रहा है, इंडिया की जो चीज़ों को, इंडिया के लोगों को इंडिया की चीज़ों से सिखाया जा रहा है, वो ना करके हमारी चीज़ों पर खर्चा करो। क्योंकि इन ओरिएंटल लर्निंग से करेंगे तो इसमें फोकट का, फालतू का खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। गांधी जी, इट इज रॉन्ग वाइल वेस्टर्न एजुकेशन फोकसेस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग रादर देन ओरल लैंग्वेज। गांधी जी कह रहे हैं जी नहीं, ये बहुत गलत है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जो आपकी एजुकेशन है, उसका फोकस सिर्फ पढ़ने और लिखने में, सिर्फ पढ़ो लिखो इसी चीज में, है ना। ओरल लैंग्वेज में तो है ही नहीं कि आप बोल रहे हो क्या करना है, कैसा क्या है।
इट वैल्यूज टेक्स्ट बुक्स रादर देन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इसका बस ये है कि किताबी ज्ञान ले लो, किताबी ज्ञान से कुछ होता है क्या? किताबों में आपने सीख लिया कि ऐसा होना चाहिए, पर्यावरण को ऐसा बनाना चाहिए, लेकिन सिखाया नहीं जा रहा कि पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है, बस किताबी नॉलेज ले लिया। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक या रट्टाफिकेशन करने से अच्छा इनको क्या सिखाया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाओ, प्रैक्टिकली चीजें करवाओ। Simply learning to read and write by itself do not count as education। सिर्फ पढ़ना और लिखना सीखने को एजुकेशन नहीं कहते। सही बात है, आपको चार लोगों में बोलना नहीं आ रहा, चीज़ों को डील करना नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको पता ही नहीं लोगों से कैसे अच्छे से बात करनी है, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं पता, आपको चीज़ों के बारे में पता ही नहीं कि कैसे लोगों से बात करनी, कर्टसी कैसे दिखानी है, तो खाली से पढ़ लिख के फ़ायदा ही क्या? एजुकेशन कहाँ ली? एजुकेशन थोड़ी होती कि पढ़ना लिखना हो गई एजुकेशन। एजुकेटेड इंसान क्या होता है? जो ब्रॉड माइंडेड होता है, जिसके ज्ञान के चक्षु खुले रहते हैं, जो चीज़ों को हर तरीके से अच्छे से समझता है। People should work their hands, learn a craft and know how different things operate। लोगों को अपने हाथों से, मतलब ये हैंडीक्राफ्ट मतलब अपने हाथों से बनी हुई चीज़ें, मतलब हाथों से चीज़ों को बनाना चाहिए, क्राफ्टिंग का काम करना चाहिए, है ना, सीखना चाहिए कि कैसे ऑपरेट करना जाता है, मतलब प्रैक्टिकली सीखो चीज़ों को। दिस कुड डेवलप देयर माइंड एंड देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। अब वो खुद से जब प्रैक्टिकली काम करेंगे, काम करना सीखेंगे सिर्फ पढ़ने लिखने के अलावा, तो इससे माइंड डेवलप होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल चीज़ें, मैथ्स का हम एग्जांपल ले लें, सिर्फ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, कोई सॉल्यूशन करने को मिल ही नहीं रहा, प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे, या आप फिजिक्स पढ़ रहे हो कुछ, या बायो पढ़ रहे हो कुछ, आपको एक्सपेरिमेंट करना है ना, जिसमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है, और भी चीज़ों की जरूरत है, टेस्ट ट्यूब वगैरह बहुत सी चीज़ों की जरूरत है, लेकिन आप ऐसी बस रीड कर रहे हो, लिखा पढ़ा लिखा, क्या समझ में आएगा आपको? क्या करोगे? कैसे बनोगे डॉक्टर? क्या आगे काम करोगे? कैसे कॉलेज में जाओगे? कैसे पढ़ोगे? प्रैक्टिकल करोगे कैसे? समझाओगे कैसे? समझोगे कैसे? बस लिख लिया रट लिया हो गया एजुकेशन? नहीं ना। तो बेसिकली इनका मतलब था कि सिर्फ लिखना पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, ताकि खुद से चीज़ों को करें तो दिमाग खुलेगा। हम बोलते ना कि बाहर निकलो, दुनिया में जब तक बाहर नहीं निकलोगे, चार लोगों के सामने नहीं जाओगे, बात नहीं करोगे, चीज़ों से डील नहीं करोगे, सीखोगे कैसे? वही इनका मतलब था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये बहुत ही अच्छी डिबेट है, और ये डिबेट कुछ भी मनगढ़ंत नहीं है। चैप्टर में जो जो पॉइंट्स हमने पढ़े ना, वही पॉइंट्स लिए हैं जो मैक्यूले ने कहे हैं और जो गांधी जी ने कहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं को मिक्स मैच करके हमने डिबेट बना दी। ठीक है, और ये पूरे चैप्टर्स के ही पॉइंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा एडवांस नहीं। अगर आप सोचो कि मैम ये क्या है, ये कैसे हम इतना याद रखें, चैप्टर का ही पार्ट है। क्लियर? चल, Macaulay, the knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature the world has produced. It would make them aware of developments in Western science and philosophy. Macaulay का कहना है कि जो नॉलेज है इंग्लिश की, वो क्या करेगा, वो इंडियंस को अलाउ करेगा कि भाई कुछ और भी लिटरेचर जो दुनिया ने प्रोड्यूस करी है, जो अच्छी अच्छी चीज़ें, साहित्य बने दीन दुनिया के, उनको वो पढ़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, है ना। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न साइंस एंड फिलोसफी। जो भी पाश्चात्य, जो पश्चिमी जो साइंस है ना, जो इनके प्रैक्टिकल्स है, जो इनके इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, फिलोसफी है ना, इनकी साइंस है, इनको समझने में इंग्लिश एजुकेशन इनकी मददगार होगी, जो कि इनके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मैक्यूले कह रहे हैं। ठीक है, गांधी जी का कहना है, द रियलिटी इज दैट एजुकेशन इन इंग्लिश हैज ग्रिप्ड इंडियंस, डिस्टेंस देम देयर ओन सोशल सराउंडिंग्स एंड मेड देम स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड्स। अब भाई जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, वो खुद के ही लोगों से क्या हो गए, अपनी ज़मीन से, अपने ही लोगों से दूर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी चीज़ अब अच्छी नहीं लगती, इन्फीरियर समझते हैं, है ना, अपने लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, अपने लोगों के साथ जाना पसंद नहीं करते, अलग अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड द इंग्लिश एजुकेटेड डू नॉट नो हाउ टू रिलेट टू द मासेस। इवन अगर हम बात करें जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हम इतने लोगों से कनेक्ट कैसे करें, है ना। लोगों पे एक अपनापन होने की ज़रूरत है, लोगों से कनेक्ट करना है, मिलना है, बात करनी, समझना है, तो इंग्लिश एजुकेशन से नहीं हो पाएगा। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? तो ये बढ़िया सी डिबेट चल रही थी। ठीक है, चलो। सो इसी के साथ भाई हमारे एनसीईआरटी इंटेक्स सॉल्यूशंस एंड होते हैं। आई होप आपको डिबेट में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया होगा, है ना, उसमें आया ना मज़ा, मुझे भी बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो चैप्टर के पॉइंट से चैप्टर में सारी बातें की गई। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत, परेशानी नहीं होगी। अगर है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड,
बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।